हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो कोई भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मैनेजमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए। उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन प्रिंसिपल्स में इंक्लूड होते हैं यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ जॉब्स, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, एक्सेप्शन प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, chain of command, flexibility, parity of authority and responsibility, continuity, unity of command, span of supervision, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस एंड कम्युनिकेशन। ये सब प्रिंसिपल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। An enterprise strive to accomplish certain objectives. The organization and every part of it should be directed towards the attainment of objectives. Every member of the organization should be familiar with its goals and objectives. There must be unity of objectives so that all efforts can be concentrated on the set goals. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का प्रयास करता है। ऑर्गेनाइजेशन और उसका हर एक पार्ट ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट के लिए डायरेक्ट किया जाना चाहिए। हर मेंबर को उसके गोल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे सारे एफर्ट सेट गोल यानी ऑब्जेक्टिव पर कॉन्सेंट्रेट हो सके। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट के लिए काम करना चाहिए। सेकेंड इज डेफिनेशन ऑफ जॉब्स। Every position in the organization should be clearly defined in relation to other positions in the organization. The duties and responsibilities assigned to every position and its relationship with other positions should be so defined that there is no overlapping of functions. ऑर्गेनाइजेशन की हर पोजीशन को क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। हर पर्सन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर पोजीशंस के साथ रिलेशनशिप इस तरह डिफाइन किए जाने चाहिए कि फंक्शंस की ओवरलैपिंग ना हो। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। द एंटायर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी divided into various parts so that every individual is confined to the performance of a single job. This facilitates specialization which in turn leads to efficiency and quality. या तो आप सभी जानते हैं कि काम को डिवाइड करने से और उस काम को बार बार करने से काम में स्पेशलाइजेशन आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे एक पर्सन एक ही काम को करे, जिससे काम में स्पेशलाइजेशन आए और उससे क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़े। Next, exception principle. This principle suggests that higher level managers should attend to exceptional matters only. All routine decisions should be taken at lower level, whereas problems involving unusual matters and policy decisions should be referred to higher levels. अब इस प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि हाई लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो एक्सेप्शनल मैटर्स यानी वो मैटर्स जो ऑर्डिनरी नहीं होंगे और इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे उन्हीं में पार्ट लेंगे। जो भी डेली के रूटीन डिसीजंस हैं वो लोअर लेवल पर लिए जाने चाहिए, जबकि अनयूजुअल मैटर्स और पॉलिसी डिसीजंस हायर लेवल्स को रेफर किए जाने चाहिए। सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस। व्हेन एवर पॉसिबल लाइन फंक्शंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टाफ एक्टिविटीज़. Line functions are those which accomplish the main objectives of the company. In many manufacturing companies, the manufacturing and sales departments are considered to be accomplishing the main objectives of the business and so are called the line functions. Other functions like personnel, plant maintenance and financing are considered as staff functions. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी पॉसिबल हो लाइन फंक्शंस को स्टाफ एक्टिविटीज़ से अलग किया जाना चाहिए। अब बात करें लाइन फंक्शंस की, तो लाइन फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए माना जाता है और उन्हें ही लाइन फंक्शंस कहा जाता है। और जो उसके अदर फंक्शंस होते हैं जैसे पर्सोनल, प्लांट मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग, स्टाफ फंक्शंस के रूप में माने जाते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हैव अ कॉमन गोल शुड बी मैनेज्ड बाय वन पर्सन. There should be one head and
one plan for a common objective of different activities. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ग्रुप की एक्टिविटीज़ को जिनका कॉमन गोल है एक पर्सन के थ्रू मैनेज किया जाना चाहिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में आसानी रहेगी। चैन ऑफ कमांड और स्केलर प्रिंसिपल। देयर मस्ट बी clear lines of authority running from the top to the bottom of the organization. Clarity is achieved through delegation by steps or levels from the top position to the operating level. From the chief executive, a line of authority may proceed to departmental managers, to supervisors of foremen, and finally to workers. This chain of command is also known as scalar principle of organization. ऑर्गेनाइजेशन के टॉप से बॉटम तक चलने वाली अथॉरिटी की क्लियर लाइंस होनी चाहिए। यानी अगर कोई मैसेज या ऑर्डर है टॉप अथॉरिटीज़ से बॉटम के लिए तो वो टॉप अथॉरिटीज़ से बॉटम अथॉरिटीज़ तक क्लियरली ट्रांसमिट होना चाहिए। ये क्लैरिटी डेलीगेशन के थ्रू अचीव की जाती है। चीफ एग्जीक्यूटिव से ये अथॉरिटी की लाइन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स तक, फिर सुपरवाइज़र, फोरमैन और फाइनली उसके बाद वर्कर्स तक जा सकती है। इस चैन ऑफ कमांड को ही ऑर्गेनाइजेशन के स्केलर प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी ईजिली एंड इकोनॉमिकली अडॉप्टेड टू द चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर्स द एबिलिटी टू चेंज विद द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बिजनेस के नेचर और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए उन्हें इजीली अडॉप्ट किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने की एबिलिटी इंश्योर करती है बिना बेसिक डिज़ाइन को डिस्टर्ब किए। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ कोरस्पोंडेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बी कपल्ड विद कोरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी. Each subordinate must have sufficient authority to discharge the responsibility entrusted to him. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम किसी पर्सन को किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे बिना अथॉरिटी के तो वो पर्सन उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हर सबऑर्डिनेट को सफिशिएंट अथॉरिटी चाहिए होती है उसको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। अगर हमने किसी पर्सन को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिना अथॉरिटी के तो हम उसे उस काम के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। कॉन्टिन्यूटी। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. मैनी चेंजेस टेक प्लेस outside the organization. These changes must be reflected in the organization. For this purpose, the form of organization structure must be able to serve the enterprise to attain its objective for a long period of time. चेंज जो है वो लॉ का नेचर है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कई चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस का फर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पड़ता है। इस पर्पस के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फॉर्म है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अटेंड करने में एबल होने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड. नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन लाइन सुपरवाइजर. एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो टू whom he reports and who reports to him. Stated simply, everyone should have only one boss. Receiving directions from several supervisors may result in confusion, chaos, conflicts and lack of action. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए कि उसे किसको रिपोर्ट करनी है। सिंपली बोले तो हर पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक पर्सन को कई सुपरवाइज़र से डायरेक्शन मिलेगी तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ सुपरविजन. द टर्म स्पैन ऑफ सुपरविजन मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन a manager or a supervisor can direct. No manager should be required to supervise more subordinates that he can effectively manage within the limits of available time and ability. Span of supervision means कि एक सुपरवाइज़र एक टाइम पर कितने पर्सन्स को सुपरवाइज या डायरेक्ट कर सकता है। किसी भी मैनेजर को ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करने की नीड नहीं होनी चाहिए जिससे वो अवेलेबल टाइम और एबिलिटी से इफेक्टिवली मैनेज कर सके।
क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसे सुपरवाइज करने पड़ेंगे तो वो अच्छी तरह अपना काम नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो फंक्शन शुड बी गिवन अनड्यू इम्पोर्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड also between centralization and decentralization, span of supervision and lines of communication, and authority allocated to department and personnel at various levels. ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए और किसी भी काम को दूसरे काम के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी काम जरूरी होते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ सुपरविजन और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में भी प्रॉपर बैलेंस रखा जाना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एसेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन organization. No doubt the line of authority provides channel of communication downward and upward. Still, some blocks in communication occur in many organizations. The confidence of superior in his subordinates and two-way communication are the factors that unite an organization into an effectively operating system. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क ज़रूरी है। लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ओकर हो जाती है। सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस और टू वे कम्युनिकेशन ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट करके एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।